हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एंथ्रोपोलॉजी के मानव विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक है, राइट। और ये आज फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछिए। अदरवाइज इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एक तरह से पूरे सिलेबस को समझ लेते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हम लोग भविष्य में क्या क्या पढ़ेंगे, राइट। एक चीज़ आम तौर पर विद्यार्थी को लगता है, जो लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ना है ना, कि आइडिया नहीं है। तो जब एंथ्रोपोलॉजी के मीनिंग एंड स्कोप पढ़ेंगे कि इसके अर्थ क्या हैं या इसके स्कोप क्या हैं, क्षेत्र क्या हैं, तो उसमें हम समझ जाएंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। दूसरा चीज़ कि एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से अदर विषय से रिलेटेड है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी जब भी अर्थ की बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं कि मानव विज्ञान का अर्थ क्या है ना, हम फॉर्मली लिखाएंगे, है ना, इस टॉपिक को लिखाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, अर्थ एवं क्षेत्र। तो सिंपल एक चीज़ याद रखिएगा, है ना, कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन है। एक लाइन का चीज़ याद रखना है, समग्रता में मानव का अध्ययन है। ये समग्रता में मानव का अध्ययन। अब यहीं से समझ डेवलप होगी कि मानव विज्ञान कैसे एक यूनिक विषय भी है और कैसे डिफरेंट विषय से अलग भी है। देखो, जब भी हम पढ़ते हैं अलग अलग विषय, तो बहुत सारे विषय जो है मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैकेनिज्म फॉर सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी, है ना। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टेट, सरकार के बारे में बात करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसके लॉ की बात करते हैं, स्टेट और स्टेट के बीच के रिलेशंस की बात करते हैं, पावर का अध्ययन करते हैं, अथॉरिटी का अध्ययन करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, जस्टिस का अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन जो है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है मनुष्य की, उसका अध्ययन हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, राइट। अब देखो कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक है ना, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। जैसे आप सिलेबस देखिए, और सिलेबस में 3 या 4 नंबर टॉपिक आप देखिए सिलेबस 3 या 4 नंबर टॉपिक आप देखिए इस साइड। हाँ, राइट। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ने जाओगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, है ना, राजनीतिक संगठन एवं सामाजिक नियंत्रण, तो आपको लगेगा कि बहुत क्लोजली अब पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, जिस क्वेश्चन को 4A जो 2020 का क्वेश्चन है कि नृविज्ञान के दायरे को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कीजिए और अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इसकी विशिष्टता को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र मतलब अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, राइट, साइकोलॉजी। तो इसमें ये कैसे यूनिक है, उनके अध्ययन में भी कैसे ये योगदान कर रहा है, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जैसे सेकेंड पेपर जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो
जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है ना, माओवादी मूवमेंट है, नक्सलवादी मूवमेंट है, तो नक्सलवाद का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस भी करता है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत नक्सलवाद टॉपिक है, राइट। इथनिक मूवमेंट जो है, निर्जातीय जो आंदोलन है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी है। आतंकवाद पॉलिटिकल साइंस में भी है, स्टेट फॉर्मेशन पॉलिटिकल साइंस में भी है, और ये विषय हम एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ध्यान ये रखना कि ये विषय जो है हम एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का वे डिफरेंट है। वे डिफरेंट क्या है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक सोशल सर्वे पर डिपेंड रहेंगे, है ना, सर्वे कराएंगे, दूर से ऑब्जर्व करेंगे कि ये नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दूर से देखेंगे उसको। एंथ्रोपोलॉजिस्ट दूर से नहीं देखेगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो का अध्ययन जो पद्धति है उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। इसकी हिंदी होती है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का मतलब क्या है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन नक्सलवादियों के बीच जाएगा और उसके साथ 6 महीना साल भर रहेगा, राइट। उसकी भाषा में बात करेगा, उसके साथ वहाँ रह के ग्राउंड पर समस्या को समझेगा उसके नज़रिए से। पॉलिटिकल साइंटिस्ट अपने नज़रिए से उसको देखेंगे, है ना, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जाएगा, उसके बीच रहेगा और उसके नज़रिए से देखेगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, राइट, क्यों ऐसा वो कर रहे हो। और जब भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसका स्टडी करता है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस बात को पाता है कि उसके कुछ अपने इश्यूज़ हैं जिसको हम लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बेसिक इश्यूज़ क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तो डेवलपमेंट मॉडल, है ना, तो हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो ऊपर से नीचे जाने का मॉडल है कि ऊपर तौर पर विकास करेंगे और विकास नीचे की ओर जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ा है जीएस में, ट्रिकल डाउन थ्योरी। नेहरू का जो इकोनॉमिक का मॉडल था वो ट्रिकल डाउन थ्योरी था। उस समय आज़ादी के बाद ये सोचा गया कि हम अपनी आर्थिक के समृद्धि और विकास की गति को इतना तीव्र कर दें कि उसका कुछ अंश रीस कर नीचे जाएगा और उससे नीचे के लोगों को भी बेनिफिट होगा। 1991 के बाद जब हम न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाए तो पॉलिसी तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन फिर हमारा मॉडल वही रह गया, है ना, टॉप डाउन अप्रोच। इस टॉप डाउन अप्रोच से हम लोग क्या समझते हैं कि संसाधन का अगर इस्तेमाल कर दें, एक्सप्लॉइट कर दें और वहाँ बड़े बड़े महल और बहुत बड़े इंडस्ट्री खड़ा कर दें, इससे विकास हो जाएगा। इससे विकास किसका हो रहा है? देश का हो रहा, लेकिन जो विस्थापित हो रहा है उसका इस विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजी सजेस्ट कर रहा कि आप बटम अप अप्रोच को अपनाओ। आप जहाँ के संसाधन लेना चाह रहे हो, खनिज रिसोर्सेज जहाँ का लेना चाह रहे हो, सबसे पहले प्राथमिकता आप उसको दो जो वहाँ के लोग हैं, उनको उसके विकास का लाभ मिले। तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच डिफरेंट है ना। हमने बताया समग्रता में अध्ययन, है ना। तो समग्रता में अध्ययन का मतलब क्या है? जब स्कोप आप पढ़ोगे, है ना, तो यहाँ पर हम मैन को रख रहे हैं, ठीक है, ध्यान ये रखना है। हम इसको डिक्टेट कराएंगे। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विषय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे ये इंटरकनेक्टेड है दूसरे विषयों से। आपको अगर अच्छी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया है जीएस में, तो फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2-3 टॉपिक इसमें
है ना, उसके पहले पॉलिटिकल के पहले आप देखिए सिलेबस, उसमें इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, राइट, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक, राइट। और उसमें एक टॉपिक है फॉर्मलिस्ट एंड सब्स्टेंटिविस्ट डिबेट, राइट। अब देखो ये जो टॉपिक है फॉर्मलिस्ट एंड सब्स्टेंटिविस्ट डिबेट, हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये एक टॉपिक दिया हुआ है। उसके नीचे का टॉपिक जब देखोगे तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिजिनस इकोनॉमी दिया हुआ है उसमें, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिजिनस इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी वाला टॉपिक में, राइट। अब ध्यान रखना है कि क्यों मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप जीएस में कंफर्टेबल हो तो आप इन विषयों को पढ़ने में आपको थोड़ी भी आपके सिर पर भार नहीं महसूस होगा, आपको लगेगा कि यू आर फैमिलियर विथ दैट टॉपिक, राइट। अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, देखो मनुष्य के जो आर्थिक के जीवन के पहलू हैं इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स में भी हम ये पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में भी इन 3 टॉपिक को पढ़ते हैं, राइट। लेकिन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का जो अप्रोच है और इकोनॉमिक्स का जो अप्रोच है दोनों में डिफरेंसेस है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम प्रिमिटिव सोसाइटी के साथ साथ मॉडर्न सोसाइटी का भी अध्ययन करते हैं, राइट। यानी प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम और मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम दोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारा मूल फोकस किस पे होता है, प्रिमिटिव पर। इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम का अध्ययन करता है, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी विषय को पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसके सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे, उनके इकोनॉमिक लाइफ का अध्ययन करेंगे तो उनके सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में अध्ययन करते हैं, राइट। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होता है, इकोनॉमिस्ट के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता। ध्यान ये रखना कि इकोनॉमिस्ट के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही व्यवस्थाओं को पढ़ता है। तो इसी क्रम में वो जो डिबेट है फॉर्मलिस्ट, फॉर्मलिस्ट का मतलब क्या है, फॉर्मल इकोनॉमिक्स, मतलब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ग्रुप है जो ये कहता है कि फॉर्मल इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरी है, जो मेथड है, वो मॉडर्न इकोनॉमिक के अध्ययन के लिए, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के अध्ययन के लिए और प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम के अध्ययन के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है, राइट। तो इसको समझने के लिए आपको औपचारिक अर्थशास्त्र, है ना, जैसे कई बार स्टूडेंट लोग को लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में वो सारी चीज़ पढ़ेंगे जो आप जीएस में पढ़ते हैं, दिस इज द फैक्ट। वो सारे चीज़ पढ़ेंगे जीएस में जो पढ़ते हैं, अप्रोच आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो फॉर्मल इकोनॉमिक्स के सिद्धांत एवं मेथड, तो आप बताओ कि फॉर्मल इकोनॉमिक्स का कोई सिद्धांत जो बहुत पॉपुलर सिद्धांत है उसकी जानकारी आपको हो, है ना, है ना, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किसने दिया, एडम स्मिथ। देखो ये जीएस का पार्ट है, हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं आपको पूरे डिटेल्स बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड सेट पहले क्लियर हो जाए
कि एंथ्रोपोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग उसको कंफ्यूज करा देते हैं ये कह कर कि हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी जो है में कुछ समस्या है, राइट। तो अगर समस्या है तो हिंदी माध्यम में भी एंथ्रोपोलॉजी में ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्यों आ रहा है ना। रिजल्ट जो आ रही है उसमें हिंदी माध्यम में 2020 में ऑप्शनल पेपर में एंथ्रोपोलॉजी में ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। फॉर्मल इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, जैसे एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक लिखी थी। इसकी ज़रूरत हमें एंथ्रोपोलॉजी में नहीं है। देखो, इस ज्ञान की ज़रूरत एंथ्रोपोलॉजी के इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो उसके लिए नहीं है, ध्यान ये रखना है। बट आप जीएस पढ़े तो आपको जानकारी होनी चाहिए। उस पुस्तक में एडम स्मिथ ने एक के बात ये कही कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करने का थ्योरी है। अब एक वर्ग जो मानव शास्त्रियों का है वो कहना शुरू किया कि ये थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है मॉडर्न इकोनॉमी के अध्ययन में तो सहयोगी है ही, उपयोगी है ही, ये प्रिमिटिव इकोनॉमी के अध्ययन में भी उपयोगी है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी है फॉर्मल इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सिलेक्शन, है ना। ये रॉबिन्सन ने दिया था। एंथ्रोपोलॉजी टीचर के लिए है, टीचर इसलिए कम टीचर पढ़ाते हैं एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के टीचर को सब चीज़ आना चाहिए। कोई एंथ्रोपोलॉजी का टीचर है और उसको इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है, ठीक से मैं कह रहा हूँ सतही जानकारी से वो नहीं पढ़ा सकता है। उसे ठीक से जानकारी उसे होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, संसाधन की कमी है, आवश्यकताएं अनंत हैं। तो मनुष्य अपने संसाधन और आवश्यकताओं के बीच सिलेक्शन करता है। ठीक है। ये थ्योरी भी लोगों ने कहा कि प्रिमिटिव इकोनॉमी के लिए उपयोगी है, जिसको फॉर्मलिस्ट व्यू हम कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा कि जब इकोनॉमिक मैन यानी एक व्यक्ति अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, है ना, प्रॉफिट से मोटिवेटेड रहता है। ये इन लोगों ने कहा कि ये मॉडर्न इकोनॉमी में भी सही है और प्रिमिटिव इकोनॉमी में भी सही है। ठीक है। फिर कहा कि अब जो ग्लोबलाइजेशन और जो मॉडर्न इकोनॉमी हुआ है इससे कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं है जो कि मार्केट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो मार्केट का रोल मॉडर्न इकोनॉमी में भी है और प्रिमिटिव इकोनॉमी में भी है। और ये मेथड अप्लाई क्या, स्टैटिकल मेथड, सांख्यिकी, डेटा कलेक्ट करते हैं ना इकोनॉमिस्ट, ठीक है, या मैथमेटिकल मेथड का उपयोग किए। और फिर इस मेथड का उपयोग लोगों ने कहा कि ये प्रिमिटिव इकोनॉमी के लिए भी उपयोगी है। इसको बोलते हैं फॉर्मलिस्ट व्यू। जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो इसको करेंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो सब्टेंटिविस्ट हैं वो करें कि नहीं, ये जो फॉर्मलिस्ट व्यू है ये प्रिमिटिव इकोनॉमी के अध्ययन में उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, है ना। तो पहला वो कह रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ये वहाँ वर्क नहीं करता है। जो हंटर फूड गैदर है सोसाइटी, जो हंटिंग करता है, आज भी बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे सोसाइटी हैं जो हंटिंग फूड गैदरिंग करते हैं और आइसोलेटेड हैं, हमारे सोसाइटी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उनके यहाँ एक तो है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं लिमिटेड है। हमारी आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। उनकी आवश्यकताएं लिमिटेड है। उनकी आवश्यकता क्या है, फूड है। वस्त्र की आवश्यकता भी कम ही है, कम वस्त्र पहनते हैं, आवास जंगल में ही रहते हैं, ठीक है। तो उनकी आवश्यकताएं इतनी लिमिटेड है और बाहर से उनका कनेक्शन नहीं है,
तो उसमें ये काम नहीं करती है। दूसरा चीज़ है कि वहाँ के व्यक्ति जो है प्रॉफिट से मोटिवेटेड नहीं होता। जैसे चेंचू एक जनजाति है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, हंटर फूड गैदर है, तो उसमें जो व्यक्ति हंटिंग करने जाता है ना, हंटिंग करने गया और जिसने हंट किया तो ले आया शिकार को, तो अपने ग्रुप को दे दिया और ग्रुप के सारे लोग खा लेंगे और जो बच्चा खुचा रहेगा वो वह व्यक्ति खाएगा जो कि हंटिंग किया है ना। तो कहाँ प्रॉफिट से मोटिवेटेड है मोटिवेटेड। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, घर में भी बन जाता है मीट, तो कोई कहता है जंगा हमको दे दो, बॉडी हमको दे दो, बढ़िया वाला पीस हमें दे दो। वहाँ तो ये नहीं है, उसके कल्चर में क्या है कि वो सबसे बाद में खाएगा। तो वहाँ उनके जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उनकी कल्चर से रेगुलेट होगा, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी में हमारा अप्रोच इकोनॉमिक के संदर्भ में भी डिफरेंट होगा। फिर सेकंड पेपर में भी इकोनॉमिक के टॉपिक हैं। सेकंड पेपर में भी जब हम ट्राइबल प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, जो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट है या ट्राइबल में पुवर्टी है, ट्राइबल में अनएम्प्लॉयमेंट है, ट्राइबल में लिटरेसी का प्रॉब्लम है, ट्राइबल में हेल्थ एंड हाइजीन का प्रॉब्लम है, तो या ट्राइबल डेवलपमेंट सरकार के जो प्रोग्राम हैं उन सब में इकोनॉमी का एस्पेक्ट है, लेकिन हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, राइट। इसी तरह से एक टॉपिक आपका साइकोलॉजी का है, जिसको साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। जो 6 नंबर जो टॉपिक है उसमें है एक कल्चर एंड पर्सनालिटी करके टॉपिक है, कल्चर एंड पर्सनालिटी, राइट, कल्चर एंड पर्सनालिटी। अब देखो ये टॉपिक जो कल्चर एंड पर्सनालिटी है, और एक कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी भी है वहाँ, कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी में उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक मानवविज्ञान, ठीक है। तो पहले क्या था, पर्सनालिटी के संदर्भ में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संदर्भ में साइकोलॉजी पढ़ता है। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत ये था कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसके डिटरमिनेंट जो हैं उसमें बायोलॉजिकल जो है, फिजिकल जो उसका जो फैक्टर है उसका बड़ा रोल होता है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक अमेरिकन मानवशास्त्री रही हैं मार्गरेट मीड, राइट, हम उनको पढ़ेंगे, मार्गरेट मीड। और ये मार्गरेट मीड जो हैं ये 25 इयर्स की यंग लेडी, राइट। और एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं फ्रेंच वास, उनके पास गई कि हमको पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है एंथ्रोपोलॉजी में। तो मार्गरेट मीड ने इनको सुझाव दिया कि आप कौन से टॉपिक पर रिसर्च करोगी। तो इनको टॉपिक सुझाया एडोलसेंट क्राइसिस, है ना, एडोलसेंस क्राइसिस, किशोरा अवस्था का जो संकट होता है लड़के लड़कियों में, राइट। आप इसका स्टडी करो, क्या संकट होता है। तो किशोरावस्था में जब बच्चे प्रवेश करते हैं, लड़के लड़कियां, तो अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत उनमें अट्रैक्शन होता है, एक्साइटमेंट होता है, राइट। वो एक दूसरे के लिए बेचैन रहते हैं मिलने जुलने के लिए। तो क्यों मिलने जुलने के लिए बेचैन रहते हैं, इसके संदर्भ में जो बायो साइंटिस्ट थे उन लोग का परसेप्शन था कि जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और हार्मोनल फैक्टर के कारण अपोजिट सेक्स के प्रति एक्साइटमेंट होता है, राइट। पहले का ये अध्ययन था। मार्गरेट मीड इस चीज़ का अध्ययन करने जाती हैं, एक समोआ द्वीप वहाँ पर है अमेरिका के पास, समोआ आइलैंड, और वहाँ समोआ जनजाति निवास करती थी। ये 1925 में वहाँ जाती हैं और बस 25 इयर्स की ये यंग लेडी है, और वहाँ ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करती हैं, और फिर उस पर इनका रिसर्च पब्लिश होता है, कमिंग एज ऑफ समोआ, राइट। तो जब समोआ जनजाति में ये स्टडी करती हैं, और उस समय अमेरिका के सोसाइटी में भी स्टडी करती हैं, कंपैरेटिव अमेरिका के सोसाइटी में क्या था,
तो अमेरिका की सोसाइटी में क्या था पोजीशन कि वहाँ पर जैसे बच्चे थोड़ा यंग होने लगते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करने लगते हैं, तो लड़कियों को लड़कों से दूर किया जाने लगता है कि तुम लड़कों के साथ मत खेलो, है ना, या उनके मिलने पर प्रतिबंध लगाया जाता था, जैसे आज हमारे सोसाइटी में होता है ना, कि लड़के लड़कियां जब एक किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो एक तरफ तो उनमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को पाने के लिए चाहता है, और दूसरी तरफ सोसाइटी क्या कहता है कि भाई आप दूर रहो। तो अमेरिका भी उस समय 25 में इतना खुला नहीं था और अभी भी नहीं है, तो वहाँ पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था बच्चों में, ठीक है। जब ये समोआ जाती है तो समोआ में देखती है कि समोआ जनजाति का जो कल्चर है, उस कल्चर में एक तो लड़के और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, राइट, और सेक्स को लेकर किसी तरह के टेबू नहीं था। सेक्स टेबू का मतलब क्या है, जैसे आमतौर में सोसाइटी में क्या है कि बिना विवाह के सेक्स करना अपराध माना जाता है, राइट, है ना। समोआ जनजाति का जो कल्चर है उसमें सेक्स को नेचुरल माना जाता है। ध्यान ये रखना कि सेक्स जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, और इसलिए लड़के लड़कियों को अगर सेक्स का मन करता है तो झाड़ी में वो चली जाते हैं, सेक्स करते हैं आराम से, सेक्स पर कोई प्रतिबंध उनके पास नहीं था। तो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं जब वो बायोलॉजिकली मतलब फिट हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं सेक्स करने के लिए, तो सेक्स करते हैं, नॉर्मल उनका बिहेवियर था। तो मार्गरेट मीड कहती हैं कि समोआ जनजाति में ये एडोलसेंट क्राइसिस नहीं है। तो ये एडोलसेंट क्राइसिस जो है बायोलॉजिकल फैक्टर से ना होकर के कल्चरल फैक्टर से है। ध्यान ये रखना है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा है और हम लोग पढ़ेंगे। तो कई जगह क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो एक तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ज्ञान आपका लिमिटेड है ना, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री केवल पढ़ रहे हैं, लिमिटेड डायरेक्शन आपका है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप केवल जान रहे हैं, अदर विषय से आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, या अदर डायरेक्शन भी है। जैसे अगर आपके दिमाग में ये बात है कि ये किशोरावस्था में बच्चे प्रवेश करेंगे तो फिर एक्साइटमेंट तो होगा ही, नेचुरल है, और एक्साइटमेंट अगर फुलफिल नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन भी होगा। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना नहीं है। कई ऐसे सोसाइटी हैं जिसमें सेक्स को लेकर कोई टेबू ही नहीं है। कई ट्राइबल सोसाइटी हैं जिसमें सेक्स नेचुरल है, बच्चों को सेक्स करने के लिए प्रमोट किया जाता है, राइट। वहाँ तो बच्चा इस क्राइसिस से गुजरता ही नहीं है, वहाँ इस तरह के क्राइसिस से गुजरता नहीं है। तो एक ज्ञान का जो दायरा है, जो लिमिट है, उसको ये ओपन करता है एंथ्रोपोलॉजी, राइट। इसके बाद हिस्ट्री, राइट, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं जीएस में। अब देखो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हिस्ट्री का जो रिलेटेड टॉपिक है, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में संस्कृति के विकास का अध्ययन करते हैं, है ना। सांस्कृतिक विकास का अध्ययन इतिहास में करते हैं। तो सांस्कृतिक विकास का जो अध्ययन करते हैं, तो आप जब हिस्ट्री की किताब को उठाओगे तो प्री हिस्ट्री से आप पढ़ते हैं, ठीक है। प्री हिस्ट्री आपको फर्स्ट टॉपिक में टॉपिक नंबर 1.8 ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में है, पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर में टॉपिक नंबर 1 यानी सेकंड पेपर में इंडिया का हिस्ट्री जो है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी इंडिया की हिस्ट्री, क्योंकि आपको इंडिया का प्री हिस्ट्री पढ़ना है, चालकोलिथिक पढ़ना है, प्रोटो हिस्ट्री यानी इंडस सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक पीरियड पढ़ना है। एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। इसका मतलब है कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म के जो बेसिक के कॉन्सेप्ट है वो भी आपको डिटेल में पढ़नी है। एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी इस्लाम का इंडियन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी, तो ये भी पढ़ना है।
ये सब हिस्ट्री के टॉपिक है, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक, राइट, जो आपको डेप्थ में पढ़ना है। मतलब हिस्ट्री में भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको डेप्थ में ही पढ़ना पड़ता है। जीएस के लिए भी आप आजकल तो जीएस में भी काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया है। तो एक तो हिस्ट्री से भी रिलेटेड चीज़ें इसमें है। सोशियोलॉजी या सोशल इश्यूज जो है, जो आप जीएस में पढ़ते हैं, तो इंडियन सोसाइटी कंप्लीट आपको पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल पेपर में, ध्यान ये रखना है। इंडियन सोसाइटी का जितने टॉपिक है उसको बहुत बेहतर तरीके से हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। वहाँ तो आप सुपरफिशियल पढ़ते हैं जीएस के लिए, यहाँ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जब आप इंडियन सोशल सिस्टम पढ़ेंगे, वर्णा व्यवस्था पढ़ेंगे, आश्रम पढ़ेंगे, कर्म पढ़ेंगे, पुनर्जन्म पढ़ेंगे, ठीक है, ऋण पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप पढ़ेंगे, जजमानी व्यवस्था आप पढ़ेंगे। फिर सामाजिक के सांस्कृतिक जो परिवर्तन है भारतीय समाज में, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन के चलते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हो, मॉडर्न एजुकेशन के चलते हो, विलेज इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है विलेज इंडिया। तो विलेज इंडिया के सारे एस्पेक्ट को हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ट्राइबल जो सोसाइटी है वो इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। तो एक तरह से इंडियन सोसाइटी आप टोटल पढ़ेंगे। और सोशियोलॉजी में जो मैरिज, फैमिली, किनशिप, राइट, ये टॉपिक देखिए 2 से लेकर के 2.1 से लेकर के लगभग 3 तक आपका टॉपिक जो है ये सोशल लॉजी से रिलेटेड है। लेकिन हमारा अप्रोच डिफरेंट होता है, ध्यान ये रखना है, हमारा अप्रोच डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक तो ये है, यानी कि जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं तो सारी चीज़ पढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बात करते हैं, उसके पहले आपको समझा देता हूँ मैं विषय वस्तु। इसी को लिखेंगे तो स्कोप होगा इसका, ठीक है, इसमें और कुछ चीज़ जुड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक, है ना, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये टॉपिक नंबर 7, राइट, टॉपिक नंबर 7। और देखो जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारे पास, है ना। एक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ मानव समाज में, और अगर कोई ऐसा समूह है जिसकी भाषा में समानता है, राइट, तो उसकी संस्कृति में भी समानता होगा, या उसका जो एंसेस्टर होगा वो एक समान होगा, ठीक है। जैसे आप ये जीएस में पढ़ते हो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप, नाम सुना है, नाम सुना है ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का मतलब क्या है, कौन कौन उसमें शामिल है? इंडो यूरोपियन, कहाँ पढ़ते हैं इसको? हिस्ट्री में, है ना। इंडो मतलब इंडिया, भारतीय, ठीक है। तो जब भारत की भाषा को पढ़ोगे तो भारतीय जो लैंग्वेज है, भारत में जिन भाषाओं को हम लोग बोलते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट भाषा समूह है भारत में, राइट। एक तो द्रविडियन भाषा समूह है, राइट, जो साउथ इंडिया में है, कुछ मिडिल में भी है। दूसरा है साइनो तिब्बतियन है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक है, जो मिडिल इंडिया के मुख्य रूप से जो ट्राइबल हैं, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जैसे खासी उससे बिलोंग करता है। और रेस्ट भाषा इंडो आर्यन है, राइट। जैसे इंडो आर्यन में आप बात करते हो, संस्कृत की बात करते हो, हिंदी की बात करते हो, बंगला की बात करते हो, राजस्थानी की बात करते हो, गुजराती की बात करते हो, मराठी की बात करते हो, भोजपुरी की बात करते हो, अवधी की बात करते हो, मैथिली की बात करते हो, असमीज की बात करते हो, उड़िया की बात करते हो। ये सब आर्य भाषा परिवार के हैं और ये इंडो यूरोपियन भाषा समूह के हैं, राइट।
यानी इंडिया के जो आर्यन भाषा है वो यहाँ आ गया, और यूरोप की जो भाषा है ना, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटाली, स्पेनिश, पुर्तगीज, डेनिश, वो यूरोपियन भाषा भी इंडो यूरोपियन भाषा का पार्ट है, राइट। आप हिस्ट्री में एक लाइन में आपने पढ़ा है ना, एक लाइन में आपने हिस्ट्री में पढ़ा। एंथ्रोपोलॉजी में हम उसको डिटेल समझेंगे। जैसे एक लाइन में आपने पढ़ा होगा कि आर्य इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, और प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग मध्य एशिया में रहते थे। आर्य मध्य एशिया से ईरान आए, ईरान से ये दो भागों में बट गए, एक पूरब की ओर आ गए इंडिया, एक पश्चिम की ओर गए यूरोप, है ना। ईरान की जो भाषा है पर्शियन वो भी इंडो यूरोपियन का पार्ट है, ठीक है। अब कैसे है, इसमें समानता है, बहुत बड़ी समानता है। और इसमें हिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं कि मैक्स मुलर ने स्टडी किया इसको, तो मैक्स मुलर ने जब संस्कृत भाषा और लैटिन भाषा का अध्ययन किया तो उसने पाया कि इन भाषाओं में समानता है। कैसे कि संस्कृत में पिता के लिए हम लिखते हैं पितृ, है ना, ये लिखते हैं ना, और लैटिन में राइट। तो हजारों भाषाओं को मैक्स मुलर ने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद मैक्स मुलर इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी एंसेस्टर एक थे, और एंसेस्टर एक थे तो उनके कल्चर में भी समानता थी, जो कि इतिहास में आप पढ़ते हैं कि इनके कल्चर में क्या समानता थी। तो ये दोनों अग्नि पूजा करते थे, इनके पास घोड़ा था, रथ था, युद्ध प्रियता इसमें था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ये इनके कल्चर का पार्ट है, ठीक है। यज्ञ करते थे, यज्ञ का प्रमाण हमें यूरोप से भी मिलता है, एंशिएंट यूरोप से। तो लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ है, और अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है, कि लोग अगर ऐतिहासिक रूप में कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब है कि उनके कल्चर, उनके जीवन पद्धति में भी समानता है ना। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि जब आर्य आते हैं उत्तर पश्चिम भारत में, तो जो ऋग वेद है ना, उस ऋग वेद में मुंडारी भाषा के कुछ शब्द हैं, ध्यान रखना है। मुंडा जनजाति आज के डेट में कहाँ रहती है? झारखंड में। झारखंड में मुंडा जनजाति रहती है, ठीक है। और ऋग वेद में जो गंगा शब्द है ना, गंगा जो नदी के लिए उपयुक्त है, एक बार ऋग वेद में गंगा का उल्लेख है। ये गंगा शब्द मुंडारी भाषा का है, राइट। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं S.C. राय, हम लोग पढ़ेंगे उनका, शरत चंद्र राय। उन्होंने मुंडा एंड देयर कंट्री 1912 ईस्वी में एक बुक लिखी, मुंडा एंड देयर कंट्री। उसमें वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जब वे आर्य आ रहे हैं, ऋग्वैदिक आर्य भारत में, उस समय मुंडा जनजाति के लोग अफगानिस्तान के साइड में था, ठीक है, और इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मुंडारी जो भाषा है मुंडा जनजाति का, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से आती है, राइट। और खासी जो जनजाति खासी भाषा बोलती है, नॉर्थ ईस्ट की खासी जनजाति, वो भी ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो खासी नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन उसकी भाषा की समानता किससे है? मुंडा से, है ना। तो कहीं ना कहीं उनमें कनेक्टिविटी होगा। तो एक तो हम भाषा का अध्ययन करते हैं कि भाषा किस तरह से इवॉल्व हुआ है और उससे कल्चर किस तरह से रिलेटेड है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े मज़ेदार टॉपिक है। और दूसरा उसमें ये भी पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक में कि कोई अगर भाषा, जैसे कई ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनकी भाषा जो है लिखित नहीं है, है ना,
तो उनकी भाषा को समझ के उसका ज्ञान प्राप्त करके उसके स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करके उसके व्याकरण का निर्माण एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे हैं। और तीसरा सोशियो लिंग्विस्टिक है ना, कि भाषा की संरचना का अध्ययन करके हम समाज की संरचना को समझ सकते हैं। जैसे आप देखो कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो पत्नी होती है वो अपने पति को आप कहती है और पति उसको तुम कहता है। क्यों? एक ही चीज़ को व्यक्त करने के लिए, एक ही चीज़ को इंगित करने के लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और ये डिफरेंट वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, इससे ये बात प्रमाणित हो रहा कि ये पितृसत्तात्मक समाज है। राइट? यानी हम भाषा का अध्ययन करके समाज की संरचना को समझ सकते हैं। जैसे जो अपर सोशल ग्रुप के लोग हैं, जो लोअर सोशल ग्रुप के लोग हैं, दोनों के बोलने का तरीका में अंतर है। तो दोनों के व्यवहार में भी अंतर है, तो एक तो उसको अध्ययन करेंगे। राइट? मोटा मोटी जो सोशल साइंस से रिलेटेड जो आपका पहलू है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, ये हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके बाद जो मैन का पार्ट है उसमें हम जैविक उद्विकास एवं विभिन्नता ध्यान रखना, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो एक चीज़ तो दिमाग में एकदम क्लियर कट रखना है कि जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने कहा समग्रता में मानव का अध्ययन, राइट, तो सोशल साइंस के जितने भी आपके विषय हैं डीपली इसके साथ कनेक्ट हैं। और जिसको आप पढ़ते हैं किस में हैं? जीएस में पढ़ते हैं, है ना। जीएस में आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, जीएस में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जीएस में पॉलिटिकल पढ़ते हैं, जीएस एथिक्स पढ़ेंगे तो कुछ साइकोलॉजी के टॉपिक भी पढ़ेंगे, जीएस में पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ेंगे, जीएस में रिलीजन भी आप पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज का पार्ट भी है जीएस में, आप पढ़ेंगे उसमें लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हो रही है। तो जितनी भी अगर आप जीएस में स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, अगर आप फील करते हो कि जीएस में आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी में कहीं भी आपको कोई एबीसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मैं बात करूँगा, मैं डिक्टेट कराऊँगा, आप आराम से उसको समझोगे। ठीक है। जीएस में आप इकोलॉजी पढ़ते हो, एक टॉपिक हमारा इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, राइट, एक टॉपिक इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। और इस बार का जो क्वेश्चन था 20 का, 20 नहीं, 21 का क्वेश्चन है ना, उसमें 21 का क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एनिमिज्म। देखो एनिमिज्म हम पढ़ रहे हैं कहाँ पर? रिलीजन का टॉपिक आप देखो, एनिमिज्म मतलब आप रिलीजन का टॉपिक आप देखो, रिलीजन में है एनिमिज्म। और डीप इकोलॉजी इकोलॉजी का पार्ट है, और डीप इकोलॉजी पर हिंदू में आर्टिकल भी आई थी, ठीक है, कई पत्रिकाओं में आर्टिकल आई थी। डीप इकोलॉजी इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इकोलॉजी का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कह रहा है डीप इकोलॉजी कि जो मनुष्य है और अदर ऑर्गेनिज्म है, उसको इकोलॉजी में इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ध्यान ये रखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मैन, नेचर फॉर मैन, डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कर रहा है कि अगर ये जो कॉन्सेप्ट आपने अपना लिया कि ऑल थिंग फॉर मैन, इसी के चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं, जो इथिकल प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि आदमी आर्थिक संसाधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो
ये इस कारण से है कि आप सोचते हो कि ऑल थिंग फॉर मैन। डीप इकोलॉजी कह रहा है कि मनुष्य और अदर जीव सभी ऑर्गेनिज्म हैं। मैन इज ए ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिज्म भी है, तो सभी का इक्वल इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए नेचर में। और अगर आप इक्वल इम्पॉर्टेंस दोगे तो जितनी समस्याएं आपकी होगी कम हो जाएगी। अगर आप मनुष्य को ही केवल इम्पॉर्टेंस दोगे तो आप अपने लिए समस्या क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो एनिमिज्म का अप्रोच जो E.B. टायलर ने दिया था, जिसमें ये बताया था कि किस तरह से मनुष्य में सबसे पहले धर्म का जो डेवलपमेंट हुआ वो स्पिरिट में बिलीफ का डेवलपमेंट हुआ, जो एक तरह से नेचर में बिलीफ है। तो उससे कोरिलेट करके इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। अब जिस बच्चे को इकोलॉजी ठीक से जीएस में पढ़ा है, बढ़िया से उसको पढ़ा है, उसने फट से उसको लिख दिया। और जिसने इकोलॉजी को ढंग से नहीं पढ़ा है, राइट, तो आप सोच रहा है कि भाई ये कहाँ से रिलेशन हो गया। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि जीएस की अलग अलग सेक्शन में आपको कंफर्टेबल रहना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं और आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ध्यान रखना है। अब इसके अलावा एक टॉपिक इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। आप जाओ तो ये टॉपिक नंबर 9.6 या 7 देखो आप, 9.6 या 7 है ना। एक टॉपिक होगा इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। नहीं मिल रहा फर्स्ट पेपर में? मिल गया आपको? फर्स्ट पेपर में टॉपिक आप देखो 9.123 ऐसे भरो, 9.123, 9.5 या 6 आप देखो, या 7। नाइन 9.7 है ना। तो इसका मतलब इकोलॉजी भी आपको पढ़ना। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप कि नेचर और ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। बायोटिक एंड नॉन बायोटिक जो भी है उसके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मैन, नेचर एंड देयर कल्चर। ध्यान ये रखना है कि ह्यूमन जो है और अदर ऑर्गेनिज्म में अगर एक महत्वपूर्ण डिफरेंसेस पूछा जाए कि मनुष्य और अदर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक महत्वपूर्ण डिफरेंसेस क्या है, तो हम कहते हैं कि मनुष्य कल्चरल एनिमल है जबकि अदर ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल एनिमल है, राइट। तो इकोलॉजी के साथ अदर ऑर्गेनिज्म जो एडेप्टेशन करता है, एडेप्टेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। तो अदर ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी के साथ एडेप्टेशन करता है तो बायोलॉजिकल एडेप्टेशन करता है, राइट। और मैन अगर अपनी इकोलॉजी के साथ एडेप्टेशन करता है तो बायोकल्चरल एडेप्टेशन करता है। बायोकल्चरल एडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे देखो, अभी का सोचोगे तभी तो बहुत एडवांस हमारा कल्चर हो गया। जब मनुष्य का उद्विकास हो रहा था, तो जब मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, होमो इरेक्टस ने किया था, तो आग का उपयोग मनुष्य अपनी इकोलॉजी के साथ एडेप्टेशन में कर रहा। आग का उपयोग जानवर तो नहीं कर रहा, मनुष्य जिसको डोमेस्टिक एनिमल बनाया उसके लिए वो उपयोग कर रहा। अदरवाइज मनुष्य क्या कर रहा, जानवर को किल करने के लिए आग का उपयोग कर रहा, उसको पकाने के लिए कर रहा। तो इकोलॉजी भी आपको पढ़नी है एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा, राइट। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जैविक उद्विकास और विभिन्नता, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ना। ये फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको लेके दिग्भ्रमित होते हैं। पहला चीज़ है ना, जो एकदम नया नया स्टूडेंट होगा
वो इसको लेकर के उसके मन में संशय होती है, और उसको कोई अगर दो तरह से लोग उसको मोटिवेट करते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं। एक तो कोई बच्चा कहेगा कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है सर, अरे हिंदी में एंथ्रोपोलॉजी नहीं होती है ना। वो उसका इरादा है कि वो हिस्ट्री रख ले, वो हिंदी रख ले, वो सोशलॉजी रख ले, वो पॉलिटिकल साइंस रख ले। उसका इरादा ये नहीं कि आप परीक्षा पास कर जाइए। उसके बाद भी आप अगर जिद किए हुए हैं कि ना मैं तो एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़ूंगा, तो फिर वो कहेगा कि उसमें तो बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कि हमें बायोलॉजी कितनी पढ़नी है, कितना नॉलेज चाहिए। ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके दो सेक्शन हैं, ध्यान ये रखना है। एक तो है जैविक उद्विकास, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक। ये टॉपिक नंबर 1.4, 1.5, 1.6 आप सिलेबस देखिए, है ना। टॉपिक नंबर 1.4, 1.5 एंड 1.6 ये आपको पढ़ना है मनुष्य के उद्विकास के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि इससे 3 टॉपिक की पहले बात हम कर लें। इसमें जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, ह्यूमन इवोल्यूशन, जैव सांस्कृतिक कारक, राइट, बायोकल्चरल फैक्टर्स फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट। अब देखो यहाँ जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो कुछ टर्म हम लोग यूज़ करेंगे जो बायोलॉजी में भी वो टर्म है और एंथ्रोपोलॉजी में भी है। पहले तो एकदम क्लियर कट ध्यान में रखना। जैसे इवोल्यूशन, अगर हम बात करें कि उद्विकास क्या है ना, इवोल्यूशन, उद्विकास क्या है, तो उद्विकास को कैसे समझते हैं, कुछ जानकारी है? नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। जैविक उद्विकास एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव का सरल से जटिल जीव के रूप में उद्विकास होता है। यह जीव की जीन आवृत्ति में परिवर्तन के कारण होता है। ध्यान ये रखना है। हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा तो ये क्यों जाएगा? क्योंकि उसके जीन आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो जा रहा है, राइट। जैसे आप पढ़े होंगे कि जो जीव का उद्विकास है सबसे पहले वाटर में होता है, और सबसे पहले एकदम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे, है ना, और बाद में मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे। तो सिंगल सेल से मल्टी सेल अगर हुआ तो क्या हुआ? नए जीन आए, उसके जीन में परिवर्तन होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन होगा, जिस उसके जीन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा, राइट। अब हमें उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन नहीं पढ़ना है, ध्यान ये रखना है। जब आप लाइफ साइंस पढ़ने जाएंगे तो जीन के कंपोनेंट, उसके अंदर के बायोकेमिकल कंपोजिशन सब पढ़ना है। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि उसके जीन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन, है ना, तो जीन फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन का कारक है वो कारक कौन सा है, वो आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि बायोलॉजी का टर्म है, और रियल में बायोलॉजी का टर्म है, राइट। यहाँ जब हम कह रहे हैं जीन आवृत्ति में परिवर्तन, तो इसका जो कारक है, आगे हम लोग डिटेल जब बात करेंगे, है ना, तो हम लोग बात करेंगे। पहला है उत्परिवर्तन, है ना, म्यूटेशन, नाम सुना है।
जीएस में पढ़ने वक्त कभी म्यूटेशन नाम सुना है? आपने सुना होगा कैंसर किसी को हो गया तो कोई बोलेगा म्यूटेशन हो गया, है ना? सुना है ना? म्यूटेशन का मतलब होता है कि अचानक कोई जीन में परिवर्तन हो जाता है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अचानक। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एटॉमिक रिएक्शन होता है, उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है तो म्यूटेशन हो जाता है ना? अगर आपने सुना है कि ओजोन लेयर में जो क्षरण पड़ा होगा, तो ओजोन लेयर में क्षरण होगा तो क्या होता है? तो ह्यूमन बॉडी पर क्या होगा? क्यों? भाई देखो, दिस इज द, जब आप पढ़ते हो जीएस ना, देखो मैं कह रहा हूँ कि जीएस जब आप पढ़ोगे और बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ोगे जीएस, तो आपकी जो सोचने का तरीका है वो बदलेगा। और सोचने का तरीका जब आपके दिमाग से बदल जाएगा तो आपको ऐसा नहीं कि जीएस के क्लास में जाके बैठ रहे हैं तभी पढ़ रहे हैं, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको कुछ उसमें गाइड कर सके और देन आप क्वालिफाई कर जाओगे। और नहीं तो 2 साल तक जीएस के क्लास में दौड़ते रहिए। अधिकांश बच्चे हिंदी के पीटी नहीं पास कर रहे हैं, और जब पीटी नहीं पास करें तो एगो फिनोमेना बनाया जा रहा है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट कम आ रहा। तरीका चेंज करने की ज़रूरत है, म्यूटेशन हो रहा वहाँ, राइट? म्यूटेशन मुख्य रूप से 2 तरह का है, ध्यान ये रखना। एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये निगेटिव म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? निगेटिव म्यूटेशन से इवोल्यूशन नहीं होगा, पॉजिटिव म्यूटेशन से इवोल्यूशन होगा, है ना? एक ऐसा जीन, जब स्वस्थ जीन आएगा बॉडी में ऑर्गेनिज्म के, तब जाके इवोल्यूशन होगा, राइट? कभी कभार पॉजिटिव म्यूटेशन भी होता है। एक और एग्जांपल्स देते हैं, आपको समझ में आएगा इवोल्यूशन कैसे हो रहा। मच्छर को आप देख रहे हो, अच्छा, मच्छर पर पहले हमने कछुआ छाप इस्तेमाल किया, बाद में मच्छर पर उसका कोई असर नहीं हुआ, फिर हमने बल्ब पर टिकिया रखना शुरू किया, कुछ दिन काम किया, वो भी ख़त्म हो गया। फिर हम हीट मारना शुरू किए हैं अब, है ना, हार्ड, है ना, या लिक्विड। अब लिक्विड भी असर नहीं किया, फिर हम हीट मारना शुरू किए। अब हीट के प्रति भी उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा। क्या हो रहा उसमें? उसमें इवोल्यूशन हो रहा, माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा, उसमें उसके विरुद्ध रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा। ऐसा हो सकता है कि उसकी बॉडी में कुछ पॉजिटिव म्यूटेशन हो रहा, वो सर्वाइव कर रहा। तो एक तो म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन का मतलब है कि जब अचानक जीन में परिवर्तन होगा और उससे वेरिएशन क्रिएट होगा, और फिर नेचुरल सिलेक्शन अगर पॉजिटिवली उसको सिलेक्ट कर लेगा, वो अगले जनरेशन में जाएगा जिससे एवोल्यूशन होगा, राइट? तो ये देखने में क्या लग रहा है? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सुनने में लगेगा सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। किसी को भ्रम इसमें नहीं होनी चाहिए। एक आध टॉपिक है जिसमें दोनों में सेम पढ़ना है, मतलब डिफरेंसेस नहीं है, एक आध टॉपिक है। जनरल टॉपिक में अगर आप जीएस में जो बायोसाइंस का पार्ट है अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि एक पहलू है अंडरस्टैंडिंग का और दूसरी पहलू है राइटिंग का। तो एंथ्रोपोलॉजी इज ए सोशल साइंस, तो एंथ्रोपोलॉजी में जो लिखा जाता है वो सोशल साइंस के वे में लिखा जाता है। पहली बात अब ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग में कई जगह पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो बायोलॉजी में भी यूज होता है, जो एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज होता है, उसमें सिमिलर लगेगा। वो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली हम लोग समझते हैं, है ना। दूसरा फैक्टर क्या है, इसको बोलते हैं जीन पुनर्संयोग, है ना, जीन रिकॉम्बिनेशन। बात समझ में आती है ये?
अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने नाम सुना होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीएस में मैं बात कर रहा हूँ, क्या सुना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 9.1 में दिया हुआ है, टॉपिक नंबर 9.1 में है ना, मेथड फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स जो है ना, उसमें लास्ट टॉपिक जो होगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना। अब देखो यहाँ पर हम जीन रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब दो अलग अलग जीन आपस में कंबाइन कर गया, ठीक है। तो जीन रिकॉम्बिनेशन नेचुरल भी हो सकता है, ध्यान ये रखना। देखो कैसे लग रहा है, लग रहा है कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। आप देखो इसको कैसे समझोगे, मैं कह रहा हूँ कि ये नेचुरल भी होता है ना। जैसे मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, लैंगिक प्रजनन होता है ना। तो जब लैंगिक प्रजनन होगा तो स्पर्म और ओवम आपस में रिकम्बाइन करता है, राइट। स्पर्म जो है इसमें 23 गुणसूत्र होता है। हमारे बॉडी में जितनी जीन है उसका हाफ जीन ही इसमें स्पर्म में होता है, और जो हमारी फीमेल पार्टनर होती है उसके ओवम में जितनी गुणसूत्र हैं उसका हाफ, और जितने जीन है उसका हाफ होता है, राइट। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 23 स्पर्म के गुणसूत्र और 23 ओवम के गुणसूत्र आपस में रिकम्बाइन हो गए, दैट इज ए जीन रिकॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल, राइट। और ये क्या होता है, रैंडमली होता है। रैंडमली का मतलब समझ में आता है, अपने आप होगा, है ना। हिंदी उसकी बड़ी रैंडमली का टफ होता है, यादृच्छिक उसको बोलते हैं। तो रैंडमली ये जब रिकम्बाइन किया तो जो संतान हमारा पैदा हुआ उसका जीन पूल जो है, टोटल नंबर ऑफ जीन, हमारे टोटल नंबर ऑफ जीन के 50% ही सेम होगा, 50% डिफरेंट हो जाएगा। अगले जनरेशन में मात्र 25% सेम होगा हमसे, 75% डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ऐसे 1000 जनरेशन जब आप आगे जाओगे तो फिर क्या होगा, वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। और वो वेरिएशन अगर पॉजिटिव है तो फिर नेचर उसको पॉजिटिवली सिलेक्ट करेगी, जिससे उद्विकास होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल म्यूटेशन से ही उद्विकास होगा, इस प्रोसेस से भी उद्विकास होगा, ध्यान ये रखना। ये नेचुरल हो रहा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर लिए हैं कि किसी जीव का डीएनए कट करके हम किसी दूसरे जीव के डीएनए में उसको जोड़ करके और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर लेते हैं, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका उपयोग हम एक तो मेडिसिनल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, राइट, और एक नए ऑर्गेनिज्म के निर्माण के लिए भी, उसके रिप्रोडक्शन के लिए भी कर रहे हैं, जो कि अभी एनिमल प्लांट में हम उपयोग कर रहे हैं, मनुष्य के संदर्भ में बैन है। उस टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये लगेगा आपको कि एक तरह से हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बट आप इसको समझोगे तो लगेगा कि अरे ये तो सोशल साइंस जैसा है, राइट। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, है ना। ये तो आप जानते होंगे, हाइब्रिड तैयार करना, है ना। बरसों से लोग जो है, हमारे किसान जो है हाइब्रिड फसल तैयार करते रहे हैं, उसमें नया वैरायटी आ जाता है, आएगी ना। इसके अलावा आइसोलेशन, अगर कोई आइसोलेट कर दिया पूरा, उससे भी उद्विकास होगा।
उसके अलावा माइग्रेशन जो होगा वो भी हाइब्रिड तैयार करेगा। एक टर्म हम यूज़ करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना, हम यूज़ करते हैं टर्म जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एट रेंडम अगर सोसाइटी, अगर कोई पॉपुलेशन है उसमें कोई जीन जो है विलुप्त हो जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, तो बाकी बचे पॉपुलेशन जो होगी उस बाकी बचे पॉपुलेशन की जीनोटाइप डिफरेंट हो जाएगी, इससे भी एवोल्यूशन होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें नेचुरल सिलेक्शन, है ना, प्राकृतिक चयन, है ना। इसका मतलब होता है सुटेबिलिटी टू नेचर। अगर नेचर पाती है कि आप सुटेबल हैं तो नेचर पॉजिटिवली आपको सेलेक्ट करती है, आप रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर वो ट्रेट जो है, वो लक्षण जो है अगले जनरेशन में जाता है और कई पीढ़ी ऐसा होता है, तो इससे एवोल्यूशन होता है। तो एक तो फैक्टर्स हमें ये ध्यान में रखना, ये सारे जीवों में ऐसा हो रहा, लेकिन मनुष्य में एक कल्चरल फैक्टर भी है ना। जब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे। कल्चरल फैक्टर का मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कि बाकी जीव हथियार यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, हम हथियार यूज़ कर रहे हैं। जब गर्मी आ रहा है तो हम एसी चला लेते हैं, है ना, और ठंडा में हीटर चला लेते हैं। तो जीव जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो -40 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर रहा है और 50 डिग्री में भी सर्वाइव कर रहा है। तो ये हमारा वेरिएशन है और इससे जो कल्चर है ये हमारे इवोल्यूशन को प्रोत्साहित किया है। जब हम मनुष्य के उद्विकास का पढ़ेंगे, अध्ययन 1.6 में पढ़ेंगे, तो हम इसका डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होमो इरेक्टस जब आग का आविष्कार करता है, तो होमो इरेक्टस के पहले जो मानव जो फॉसिल्स हैं ये मुख्य रूप से अफ्रीका में मिलता है ना, यूरोप में नहीं मिलता है, एशिया के उन क्षेत्रों में नहीं मिलता है जहाँ पर टेम्परेचर कम था, क्योंकि उस समय ग्लेसिनेशन का प्रोसेस था, बर्फ़ की बारिश हो रही थी। लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ तो होमो इरेक्टस का फॉसिल्स अफ्रीका में भी मिल रहा, एशिया में भी मिल रहा, यूरोप में भी मिल रहा। यानी आग के माध्यम से हमारे पूर्वज जो हैं वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ एडप्टेशन किए और वहाँ वो सर्वाइव किए, जिससे उत्विकास हुआ। इसके अलावा इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है कुछ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, है ना। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत लेमार्किज्म पढ़ेंगे, 1809 ईस्वी में डेवलप हुआ। अब देखो उसमें जब लेमार्किज्म आप पढ़ोगे तो उस समय न सेल के बारे में जानकारी थी, न जीन के बारे में जानकारी थी, तो एकदम आपको लगेगा सोशल साइंस जैसा। डार्विनिज्म भी पढ़ेंगे तो आपको सोशल साइंस जैसा लगेगा, ठीक है। सिंथेटिक थ्योरी में फिर हम इसी फैक्टर की बात करेंगे। उसके अलावा इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट है जो डोलो रूल्स है, वो एक लाइन का चीज़ है, कॉप रूल है वो भी एक लाइन का चीज़ है, गॉस रूल है वो एक लाइन का चीज़ है, उस पर जनरली मेंस का क्वेश्चन नहीं बनता है। डोलो ने कहा कि इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? अनुत्परिवर्तनीय, मतलब एक बार इवोल्यूशन हो गया तो फिर पीछे नहीं लौटेगा। यानी मनुष्य का उद्विकास एप से हुआ है तो फिर मनुष्य एप का उद्विकास नहीं होगा, ठीक है। कॉप ने कहा कि इवोल्यूशन के क्रम में जीवों के शरीर के आकार में वृद्धि होती है, और गॉस ने डार्विन की आलोचना की, क्योंकि डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का कॉन्सेप्ट था कि जीव आपस में संघर्ष करते हैं। गॉस ने कहा कि जब संसाधन खत्म हो जाती है तो ऐसा नहीं कि जीव हमेशा संघर्ष ही करेंगे, कुछ जीव उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, और दूसरे एरिया में जाएंगे तो उसके साथ नए ढंग से अडेप्ट करते हैं, और नए ढंग से एडेप्टेशन करते हैं तो उसमें नई विशेषताओं का डेवलपमेंट होता है, जिससे उद्विकास होता है। अरे इसके बाद उसमें कुछ टर्म है आपका, एक है पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस, है ना। कन्वर्जेंस का नाम सुना है आपने? इसकी हिंदी होती है समांतरता एंड समाभिरूपता।
राइट। कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी की बात हम लोग करते हैं, सुना होगा, अगर आपने जीएस पढ़ा होगा तो हम लोग कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, नहीं सुना है? ये जो मोबाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी है। देखो कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट चीज़ भी आपको सिमिलर लगता है ना। जैसे इसमें हम वीडियो बात कर रहे हैं, ऑडियो शेयर कर रहे हैं, प्रिंट भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, और तीनों डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, राइट, लेकिन आपको लगता है तो सिमिलर है। तो उद्विकास के संदर्भ में कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि जब वे दो डिफरेंट जीवों के बीच सिमिलर जो इन्वायरमेंट को एडप्ट करते हैं, तो एडप्टेशन के कारण कुछ उसमें स्ट्रक्चरल समानता हो जाती है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ समानता हो जाती है, उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। जैसे व्हेल एवं मछली, है ना, व्हेल पानी में रहती है और मछली भी पानी में रहती है। गलती से कुछ लोग समझते हैं कि व्हेल भी मछली है। व्हेल मछली है क्या जी? व्हेल स्तनधारी है, ठीक है, और मछली जो है मत्स्य मोलस्का वर्ग का आता है, ठीक है। तो जब आपको ये चीज़ें जानकारी नहीं है तो आपको लग रहा हो तो सेम है, मछली है, तो दिस इज कन्वर्जेंस, राइट, कि डिफरेंट चीज़ भी सिमिलर लग रहा, ये एक भ्रम क्रिएट कर रहा आपको, आभासी मतलब समानता इसको बोलते हैं, है ना। उसी तरह से पक्षी और चमगादड़, चमगादड़ क्या है? पक्षी है? क्या है? चमगादड़ स्तनधारी है, ठीक है, लेकिन दोनों ने एरियल जो एडेप्टेशन किया, एरियल एनवायरनमेंट को अपनाया, तो दोनों के जो बॉडीज़ हैं उसमें कुछ समानता दिखाई देती है, और ये हमको कन्वर्जेंस मतलब लगता है कि ड्यू टू कन्वर्जेंस इस तरह से डेवलप हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझेंगे। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि ऐसे दो जीव जो सेम एंसेस्टर से जिनका विकास हुआ है, जिनमें वास्तविक समानता होती है, क्योंकि ये समानता जेनेटिकल लेवल पर होती है, राइट। जैसे मनुष्य एंड एप, मनुष्य मंकी, मनुष्य एंड व्हेल, मनुष्य एंड चमगादड़। क्यों? क्योंकि सभी स्तनधारी हैं। बात समझ में आई? ये केवल देखने में लगेगा, देखो ये चीज़ें देखने में लगती है कि बायोलॉजी है, राइट। ये जब आप पढ़ेंगे, आप हमारे साथ पढ़ेंगे, और ख़ास करके बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों में ये भ्रम भी है, तो बच्चे इस भ्रम से बाहर निकलें, नहीं तो लोग उनको इस तरह से दिग्भ्रमित करके अदर विषय पढ़ा के और उसमें मार्क्स नहीं मिल रही है। ये फैक्ट है कि एंथ्रोपोलॉजी में जितना अच्छा मार्क्स मिल रहा कम मेहनत में, तो आप पास कर जाएंगे। कई ऐसे बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो 10 नंबर से फेल करेंगे, अगर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिए हो 10 नंबर ज़्यादा हो तब पास कर जाते फाइनल। गिनती तो पास वाले की होती है, नहीं कि कौन कितना पास कर रहा, ठीक है। उसी तरह से एडेप्टिव रेडिएशन है, एक टर्म है एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? फैलाव, राइट। अनुकूली विकिरण का मतलब क्या हुआ कि जब कोई जीव या स्पीसीज का समूह एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट छोड़ करके दूसरी इन्वायरमेंट में जाता है और उसके साथ एडेप्टेशन करता है, और उसमें अगर प्रोग्रेसिव चेंज होता है तो उसको एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, राइट। जैसे आपने सुना, मैंने बताया कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसका विकास जो है जल में हुआ था, है ना। बाद में कोई प्लांट जो है जल से स्थल पर आ गया, तो स्थल का प्लांट डेवलप हो गया, स्थल पे जीव डेवलप हुआ। जैसे हम पढ़ेंगे आगे की टॉपिक जो है हमारा प्राइमेट, तो प्राइमेट का उद्विकास जो हुआ प्राइमेट रेडिएशन के फलस्वरूप, कि मैमलियन रेडिएशन के फलस्वरूप, जो मैमल था वो स्थल पर रहता था,
लेकिन सेनोजोइक एरा में लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो कुछ इंसेक्टिवोरस मैमल जो थे ना, वो वृक्षीय जीवन को एडॉप्ट कर लिए, स्थल छोड़ के वृक्ष पे रहने लगे। अब ये सवाल है कि क्यों रहने लगे? तो पहले हमने क्या कहा कि वे इंसेक्टिवोरस थे, यानी कीट को खाते थे, और उसी समय फ्लावरिंग प्लांट का एवोल्यूशन हुआ था, फूल वाले पौधे, राइट। तो जो फूल वाले पौधे हैं उस पर कीट तो ज़्यादा रहता है, तो कुछ स्तनधारी ने स्थल को छोड़ के वृक्ष को एडॉप्ट किया, उससे हमारा प्रोटोप्राइमेट डेवलप हुआ, बाद में उससे प्रोसीमेन डेवलप हुआ, उससे फिर मंकी, एप, फिर बाद में मैं, राइट। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ नहीं लगेगा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो प्राइमेट से रिलेटेड है। अब देखो, प्राइमेट जब आप पढ़ते हैं तो इसको टर्म आप अवगत हो सकते हैं कि आप इस टर्म से अवगत नहीं हो। स्तनधारी तो आप जानते हैं, है ना। स्तनधारी क्या है? वर्ग है, क्लास है, ठीक है। और इसको 3 सब क्लास में हम डिवाइड करते हैं, प्रोथेरिया, यूथेरिया, मेटाथेरिया, राइट। मेटाथेरिया जो होता है वो अंडज होता है, अंडा देता है ना। प्रोथेरिया जो है शिशुधानिक होता है, जैसे कंगारू है, बच्चे को अपने थैली में रखता है। और यूथेरिया जो है योनिज होता है, यानी योनि मार्ग से बच्चे को जन्म देता है। यूथेरिया को फिर 16 ऑर्डर में विभाजित करते हैं, उसी में एक ऑर्डर प्राइमेट है, जिसमें से 3 के बारे में आप परिचित हैं, ठीक है। एक प्रोसीमियन के बारे में आप परिचित नहीं हैं। प्रोसीमियन वानर, कपी और मानव, ये 3 तो आप जान रहे हैं, है ना। 3 से तो फेमिलियर है ना, चौथे से फेमिलियर नहीं है, वो अर्ली है, अभी भी है, सर्वाइवल में है ना। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे इवोल्व किए, इनके बिहेवियर को पढ़ेंगे। जैसे प्राइमेट बिहेवियर करके एक हमारा इसमें टॉपिक है, राइट। तो मनुष्य भी प्राइमेट है ना। प्राइमेट बिहेवियर एक टॉपिक है। अब देखो, ये प्राइमेट बिहेवियर जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम पूरी तरह सोशल साइंस ही आप पढ़ रहे हैं, राइट। अब प्राइमेट बिहेवियर पढ़ेंगे तो उसमें सेक्सुअल बिहेवियर पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि इन चारों के जो सेक्सुअल बिहेवियर है, उस सेक्सुअल बिहेवियर में समानता है, राइट। जैसे जब ये प्राइमेटोलॉजिस्ट लोगों ने अध्ययन किया, कपी और बानर का अध्ययन किया, एक जेन गुडॉल करके मानवशास्त्री थी, उन्होंने बड़े पैमाने पर स्टडी किया है चिंपांजी के सोशल बिहेवियर का, जिस पे 2020 का जो क्वेश्चन था वो जेन गुडेल का जो स्टडी है उस पे पूछ दिया था। और कुछ बच्चों ने फील किया कि ये कहाँ से पूछ दिया, बहुत फेमस है। उन्होंने जो बहुत लंबी समय तक, लगभग 40-50 वर्षों तक चिंपांजी के बिहेवियर का अध्ययन किया। तो बिहेवियर जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर में सेक्सुअल सिलेक्शन, मीट कैसा सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो देखो, चिंपांजी हो, बानर हो, मनुष्य हो, इसमें स्त्रियां जो है डोमिनेंट मेल को अपना सेक्सुअल पार्टनर सेलेक्ट करती है, डोमिनेंट मेल को, राइट। और मेल क्या करता है? आपस में युद्ध करेगा, है ना। जैसे कॉलेज में आप देखोगे कि ज़्यादातर कॉलेज में झगड़ा होता है लड़कों के बीच, तो लड़कियों के लिए होता है, ठीक है, आपस में लड़ जाएंगे। तो ये केवल मनुष्य में नहीं है ना। चिंपांजी में जो डोमिनेंट मेल है, वो डोमिनेंट मेल अपने ग्रुप के किसी भी मेल को अपने ग्रुप के फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाने देता है, ठीक है, वो किल कर देगा। तो ये जो बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखोगे कि मनुष्य की जो बिहेवियर है और इनकी जो बिहेवियर है उसमें बड़ी समानता है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लव इन सब में होता है। मनुष्य
में भी लव अफेक्शन होगा, ये अफेक्शन मदर से भी होगा और ये अफेक्शन जो है अपने सेक्स पार्टनर से भी होगा, कभी कभी प्रेम हो जाएगा। तो चिंपांजी में भी देखा गया कि जैसे एक तो रूल बन गया कि जो डोमिनेंट मेल है वही सारी फीमेल के साथ सेक्स करेगा, राइट? कैसे पॉसिबल है ये, है ना? तो पॉसिबल है क्योंकि एक चीज़ हम लोग और इसमें जोड़ते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, है ना, लैंगिक द्विरूपता बोलते हैं, लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है मेल और फीमेल का जो शरीर का आकार जो है उसमें अंतर होना, राइट? और जिसमें ज़्यादा अंतर होगा उसका मेल जो है ज़्यादा फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में सक्षम होता है। चिंपांजी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी फीमेल बहुत छोटी होती है और मेल उससे बहुत हैवी होता है। अब चिंपांजी का जो मेल है वो एक दिन में 18 बार सेक्स कर सकता है, एक दिन में मैं कह रहा हूँ। तो अब ग्रुप जो होगी, जैसे एक जो ग्रुप उन लोग का होती है उसमें मान लो 10-15 मेल हैं, 10 फीमेल हैं, ठीक है। तो जो मेल डोमिनेंसी स्थापित कर लिया वो सारी फीमेल को सेटिस्फाइड कर देगा और फीमेल भी उसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि दूसरे से बनाएगी तो फीमेल को भी वो अटैक करेगा और मेल पर तो अटैक करेगा। लेकिन इस बीच अगर दो में प्रेम हो गया तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि इन सबों में प्रेम का भी कॉन्सेप्ट है। तो दो चिंपांजी, एक मेल फीमेल में प्रेम हो गया और वो चाहते हैं कि हम आपस में रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन डोमिनेंट मेल बनाने नहीं दे रहा, तो फिर वो क्या करेगा? वो ग्रुप से छोड़ के भाग जाएगा, है ना। मनुष्य में भी ऐसा होता है कि उच्च जाति और निम्न जाति के लोग आपस में शादी किए तो सोशल रूल क्या कि नहीं, शादी नहीं करना है, और वो शादी करेगा ही क्योंकि उसके अंदर में प्रेम है, एक दूसरे के लिए चाहत है, तो सोसाइटी को छोड़ के भाग जाएगा। तो ये जो बिहेवियर है ये उनमें दिखाई देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब बिहेवियर आप पढ़ोगे तो इन सबों के जो बच्चे होते हैं ना, देखो जब जन्म के समय जो मस्तिष्क होता है वो बहुत विकसित नहीं होता है, तो पेरेंट पे डिपेंडेंसी बहुत लंबी समय तक होती है, ठीक है। तो मदर या उसका पेरेंट कितना केयर कर रहा है ये उसकी पर्सनालिटी पे दिखेगा, है ना। न केवल मनुष्य में दिखेगा बल्कि ये कॉपी में भी दिख रहा है, बानर में भी दिख रहा है, पुरसिमिन में भी दिख रहा है। जैसे हमने कहा कि भाग जाएगी मदर छोड़ के, ऐसा भी तो हो सकता है कि मदर का कोई एक बच्चा छोटा हो, उस स्थिति में अगर वो मदर भाग गई बच्चे को छोड़ के, तो उस बच्चे का जो पर्सनालिटी डेवलप होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बच्चों के लालन पालन का उसकी पर्सनालिटी पर असर पड़ता है। ये न केवल मनुष्य में सही है बल्कि कपी और बानर में भी सही है। चौथा चीज़ कि सब सीखते हैं, ध्यान नहीं रखना है कि ये बिहेवियर को सीखते हैं। मनुष्य का बच्चा सीखता है तो ज़्यादातर खेल के माध्यम से सीखता है। जैसे आप देखोगे कि मनुष्य का बच्चा भी जब छोटा रहेगा तो खेल खेल में ज़्यादा चीज़ सीखेगा। चिंपांजी का बच्चा या बानर का बच्चा पेड़ पर कैसे इधर से उधर उछल कूद करना है ये खेल में सीखता है। तो रोल ऑफ स्पोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनमें कम्युनिकेशन भी ये लोग सीखते हैं, आपस में कम्युनिकेट करना, है ना। मनुष्य में भाषा है तो बच्चे भाषा सीखते हैं, लेकिन उनमें साइन लैंग्वेज है या आवाज़ निकालते हैं। कैसे जो अगर कोई मीट ईटर एनिमल है उससे कैसे बचना है, तो पाया गया कि जो मंकी है या चिंपांजी का बच्चा अगर एक कोई देख लेगा तो डिफरेंट टाइप का आवाज़ निकालेगा, उसको लोग सुनता है और सुन करके फिर वहाँ से भाग चलता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। ग्रुप एफर्ट भी है इनमें। ग्रुप एफर्ट का मतलब क्या है कि जैसे डिस्कवरी चैनल में आप देखोगी कभी कभी दिखाता है कि चिंपांजी सब पानी पीने गया और उधर से टाइगर आ गया, है ना। तो अब अगर भागते हैं तो एक को तो टाइगर किल कर देगा, तो फिर चिंपांजी आपस में कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करके और टाइगर के साथ वो लोग लड़ने का प्रयास करता है, फिर टाइगर को भगा देता है। तो ये आपको
प्राइमेट बिहेवियर में हम लोग पढ़ेंगे, करेक्ट। इसके अलावा प्राइमेट इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। और अगले टॉपिक जो है जिसको लेके छात्रों में थोड़ा सा संशय रहती है उसको भी आप देख लीजिए, फिर आगे हम लोग जेनेटिक्स की बात करेंगे। फॉसिल दूसरा के जीवाश्म है ना, तो जीवाश्म को लेकर के जो टॉपिक नंबर 1.6 जो है, इसमें एक तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इसमें कंफ्यूजन का कारण है कि ये बहुत फैक्चुअल है ना, बहुत इसमें फैक्ट्स है। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप इसकी तैयारी बड़ी आसान हो रही है। आप लोग के समय, हम लोग के समय में क्या था कि हम लोग के समय में जो क्वेश्चन होते थे वो 60 नंबर के हुआ करते थे, 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था। तो फॉसिल्स को बहुत बड़े पैमाने पर हम तैयार करना पड़ता था, डिटेल तैयार करना पड़ता था। अब क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का है, राइट। तो कोई भी फॉसिल्स पढ़ने जाएंगे तो इसके अंतर्गत हमको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि एक तो फॉसिल्स की खोज, जैसे आपको उसमें पढ़ना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़ना है, होमो इरेक्टस पढ़ना है, निएंडरथल पढ़ना है, रोडेशियन मानव पढ़ना है, होमो सेपियंस पढ़ना है, क्रो-मैग्नम, चांसटेड, ग्रिमाल्डी, यही सिलेबस है। तो हर का एक खोज याद करना है कि पर्टिकुलर जो फॉसिल्स है उसको सबसे पहले किसने खोजा, है ना, वो मैं बताऊंगा डिक्टेट कराऊंगा। उसके बाद फिर हमें इसका भौगोलिक विस्तार, है ना। अब ये ध्यान में रखना है कि भौगोलिक विस्तार को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड मैप बनाने आना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड मैप बना लेते हैं तो आपको बहुत आसान है, और नहीं तो फिर आप टेबल बना के लिखेंगे। तो कोशिश कीजिए कि वर्ल्ड मैप बनाने की क्षमता डेवलप कर लीजिए, ठीक है। हम भौगोलिक विस्तार को वर्ल्ड मैप में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि कहाँ कहाँ से ये पर्टिकुलर जो है फॉसिल्स मिला। चौथा चीज़ कि इसकी भौतिक विशेषता, है ना, फिजिकल फीचर। तो देखो भौतिक विशेषता वही मिलेगा जो फॉसिल्स मिलेगा, है ना। भौतिक विशेषता को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि एक तो आप लिख सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप डायग्राम बना सकते हैं, अगर आपको डायग्राम बनाने आता है तो मैं डायग्राम प्रोवाइड करूंगा, आप डायग्राम बना लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो डायग्राम बनाना है वो 1 मिनट के भीतर बनाना है। मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ कि मान लो स्केल का डायग्राम बनाना है, ठीक है, और आप स्केल का डायग्राम 10 मिनट में बना रहे हो तो फिर नहीं बनाना है, तब तो बेकार टाइम आपका लैप्स हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो फिर क्या करना है कि हम वर्ड में लिखते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट के भीतर बना लोगे तो फिर मार्क्स बढ़ती है। देखो हर जगह डायग्राम मैं दूंगा, जितनी मैंने चर्चा किया सोशल भी और बायोलॉजिकल भी, वो डायग्राम मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन स्केल वाला डायग्राम थोड़ा सा बनाने में कठिनाई होती है, बाकी डायग्राम सब बहुत सिंपल है, राइट। चौथा, सांस्कृतिक विशेषता। ये होमो इरेक्टस से शुरू होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़ेंगे तो उसमें सांस्कृतिक विशेषता नहीं है, होमो इरेक्टस से शुरू होगा। और सांस्कृतिक विशेषता में हम आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला जो है ना, प्री हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे ना, उसी के 1-2 पॉइंट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेगा। और 5वां हम बात करते हैं जाति वृत्तीय स्थिति का निर्धारण, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक पोजीशन, है ना, फाइलोजेनेटिक लिखा हुआ है सिलेबस में। इसका मतलब क्या होता है कि उद्विकास में उस पर्टिकुलर जो फॉसिल्स है उसका क्या रोल है, राइट। इसके डायग्राम ही बनाना है जो कि मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, राइट। अब देखो कोई भी फॉसिल्स है, जैसे 6-7 फॉसिल्स हमें पढ़नी है, तो उसमें 5 पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी पहले से फिक्स है, ठीक है। तो अगर हमें 150, 200, 300 शब्दों में लिखना है तब टफ नहीं है,
टफ कब पड़ता है कि जैसे 5-6 जब आप प्रोसेस तैयार कर लोगे तो इसका फैक्ट उसमें, उसका फैक्ट उसमें जाने की संभावना होती है। तो लास्टली हम लोग एक टेबल बना लेंगे, एक ही साथ पूरे ड्रॉ कर लेंगे टेबल, ठीक है। और उस टेबल को देख करके फैक्ट्स को रिमेंबर करना, इस टॉपिक से क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, क्योंकि मार्क्स इसमें बहुत अच्छा मिलता है। देखो आमतौर पर जो बच्चे सोचते होंगे ना कि भाई एंथ्रोपोलॉजी में ही हर साल एंथ्रोपोलॉजी का ही टॉप रैंकर क्यों आ रहा, ठीक है, ये दूसरी बात है कि वो इंग्लिश में है वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं आएगा। हिंदी के बच्चे रख ही नहीं रहे हैं। उनको अगर इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि एक स्टूडेंट पढ़ के भी अगर हिंदी मीडियम का टॉपर हो जा रहा, उसके बावजूद भी वो एंथ्रोपोलॉजी को आप कम कर रहे हैं, तो ये उनकी समस्या है। इस विषय में कुछ ऐसा है कि इसमें मार्क्स मिलेगा ही, चाहे आप किसी भी माध्यम आपका कोई भी हो, क्योंकि ये ऑप्शन दूसरे में कम है। डायग्राम बनाना, केस स्टडी लिखना, जैसे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हर टॉपिक में केस स्टडी, राइट। तो हर टॉपिक में केस स्टडी जब हम लिखेंगे तो हमें मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है 9.1 से लेके 12 तक, ठीक है, वो है आनुवंशिकी का टॉपिक। ठीक है, उसमें इसके एक तो इकोलॉजिकल हम लोगों ने चर्चा किया भी। अब ध्यान ये रखना है कि आनुवंशिकी तो पढ़ेंगे हम, और ये साइंस एंड टेक में भी आप पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंट और डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज़ आप पढ़ते हैं। आनुवंशिकी के अंतर्गत पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे वो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना। डायरेक्टली वो नहीं दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है 9.2 में, मेंडेलियन जेनेटिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, राइट। और ये 1865 में मेंडल ने उसको प्रपोज किया था, उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में 1900 ईस्वी में 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ने पाया कि वो सही है। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही जेनेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें देता है। तो पहले तो उसको समझेंगे आप। आमतौर पर विद्यार्थी अगर आप हैं तो, चूँकि मेंडल जो था वो बायोसाइंटिस्ट नहीं था, ये बात ध्यान में रखना है। उसने ऑब्जर्वेशन किया और एक स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रोवाइड किया, बाद में वो सही हो गया। मेंडल को भी जीन के बारे में जानकारी नहीं थी, राइट। जीन के बारे में मेंडल को भी जानकारी नहीं थी। तो एक लाइन का याद रखना कि जीन क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों का वाहक, राइट। जीन डीएनए का बना होता है, ठीक है। डीएनए कहाँ पर मिलता है? न्यूक्लियस में होता है ना। क्रोमोसोम जो है उस पर डीएनए है, क्रोमोसोम का न्यूक्लियस में मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है। कॉन्सेप्ट के रूप में ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारी टॉपिक है, जो सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक है, उसमें जब पढ़ोगे तो लगेगा सोशल साइंस जैसा, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री डायग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं वंशावली विश्लेषण, है ना, वंशावली विश्लेषण। तो देखो मेंडल ने मोटा मोटी जो थ्योरी दिया मेंडल ने, उसमें 3-4 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो 2 मिनट में आप समझ सकते हो। एक उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ यूनिट कैरेक्टर, है ना। तो उसमें उसने कहा कि प्रत्येक लक्षण एक कारक के द्वारा निर्धारित होता है जो युग्म विकल्पीय अवस्था में होता है ना। सिंपल समझोगे तो आप जानते होंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने बौना पौधा और लंबा पौधा के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया और फिर उसका रिजल्ट देखा। रिजल्ट के आधार पर वो कह रहा कि जो लक्षण है, जैसे लंबापन है ना, वो फैक्टर के द्वारा निर्धारित हो रहा, कोई ना कोई ऐसा कारक है जो उसको डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन ये पेयर में होता है,
ठीक है, जिसको उसने ऐसे प्रेजेंट किया लंबा के लिए, और बौना के लिए उसने ऐसा प्रेजेंट किया। बाद में जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसको तो मैं बताऊंगा डिटेल, तभी चूंकि इंट्रोडक्शन में केवल आपको सिलेबस में आप लोगों को समझा रहा। तो ये जो कह रहा कि डिटरमाइंड हो रहा, ये पेयर में है, और इस पेयर में से आधा जो है मदर साइड से आ रहा, आधा फादर साइड से आ रहा। ठीक है, ये सही है, आज भी ये सही है। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे जैसे मनुष्य का भी, तो कहते हो कि लड़कियों में ये XX रहता है, लड़कों में XY रहता है ना। तो ये पेयर में, क्रोमोसोम भी पेयर में है। हम कहते हैं 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है मनुष्य में, एंड 23 पेयर होता है। जीन भी पेयर में होता है, ध्यान ये रखना। मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था, आज उसको हम जीन कहते हैं, क्योंकि मेंडल को जानकारी नहीं थी जीन के बारे में, राइट। तो एक तो ये, फिर मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। मेंडल ने कहा कि जब हेट्रोजाइगस स्थिति, जैसे अगर डिफरेंट रहेगा तो इसको हेट्रोजाइगस कहेंगे, और इसको कहते हैं होमोजाइगस। तो मेंडल कह रहा कि हेट्रोजाइगस स्थिति में एक एलील डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट एलील ही अपने को रिप्रेजेंट करता है, राइट, और रिसेसिव एलील सेकेंड जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब ऐसा कंडीशन आएगा, है ना। फिर उसने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके पहले जो डार्विन था, है ना, तो डार्विन का अप्रोच जो था इनहेरिटेंस के संदर्भ में गलत था। ठीक है, डार्विन को लगता था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें फ्यूज कर जाता है कैरेक्टर, मदर और फादर का कैरेक्टर फ्यूज करके बच्चे में आता है, राइट। मेंडल कह रहा कि नहीं, फ्यूज नहीं करता, हमेशा शुद्ध रहता है, हमेशा प्योर रहता है। जो कैरेक्टर यहाँ पर अपने को एक्सप्रेस नहीं किया, वो अगले जनरेशन में यहाँ से अलग होकर दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और होमोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस करेगा, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और एक और मेंडल का लॉ है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक जो लक्षण हैं, अगर वो इनहेरिट करते हैं तो एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का। यहाँ आपको बायोलॉजी नहीं आएगा, मैं सीधा साधा आपको बता रहा हूँ। अब ये जो लॉ है, मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किया, इसको जेनेटिक्स का फंडामेंटल नियम भी कहा जाता है, और इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब देखो वंशावली विश्लेषण, हमारा टॉपिक क्या है, वंशावली विश्लेषण। तो मेंडल का जो नियम जो है, इसका उपयोग करके हम किसी परिवार में किसी आनुवंशिक लक्षण की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति का अध्ययन कर सकते हैं। वंशागति का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है ना। जैसे हीमोफीलिया का नाम तो सुना होगा, हीमोफीलिया बीमारी का नाम सुना होगा? नहीं सुना है ना। देखो, हीमोफीलिया बीमारी जो है ना, वो रिसेसिव X क्रोमोसोम जो होता है ना, उस पर रिसेसिव जीन होता है, वो डिफेक्टिव होता है, तो हीमोफीलिया क्रिएट होता है। तो किसी परिवार में हीमोफीलिया अगर है तो जेनेटिक डिजीज है ये, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए कुछ साइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वंशावली विश्लेषण में। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में कुछ साइन है कि जैसे अगर फीमेल है तो फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, गोला का मतलब फीमेल। अगर ये इस तरह से रिप्रेजेंट करे हो तो ये मेल है, ये फीमेल है। अगर दोनों को इस तरह से आप कर दिए तो इसका मतलब मैरिज है। अगर फिर
इससे ऐसे आ रहा तो इसका मतलब इसके संतान है, ये बेटा है, ये बेटी है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा, उसके जो फाइंडिंग हम पहले ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीन के बारे में हमको जानकारी है कि वो किस तरह से जीन है। तो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो उससे वंशावली चार्ट बनती है, और वो वंशावली चार्ट ही इस्तेमाल की जाती है वंशावली विश्लेषण के लिए। इसके लिए कोई आपको जेनेटिक्स के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेंडल अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आप इजीली समझ रहे हैं, राइट। दूसरा उसमें है ट्विन मेथड। चूँकि हम इंट्रोडक्शन में हम कोशिश करें कि आपको सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ जाए, और स्कोप में भी ये सारा चीज़ है एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप में, राइट। लेकिन इतनी बातें हम लिखा नहीं सकते हैं, तो हम डायग्राम से स्कोप को रिप्रेजेंट करेंगे। एक डायग्राम बनाएंगे, उसी डायग्राम से स्कोप को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। दूसरा है ट्विन मेथड, है ना। ट्विन तो जानते हो गए, जुड़वा, है ना। अब देखो, जुड़वा बच्चे मूल रूप से दो तरह के होते हैं, पता है कि नहीं? ये जुड़वा बच्चे मूल रूप से दो तरह के होंगे। हिंदी में उसको एक को कहते हैं एकल जमज और द्विजमज, है ना। मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट। कुछ जुड़वे बच्चे को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एकदम सेम है ऐसा बच्चा। कभी कभार तो दिखाई देता है ना, एकदम सेम है। तो अगर आपके फिजिकली आपने नहीं देखा होगा तो टीवी वगैरह में, फिल्म में आप देखे होंगे। और उसका सेक्स भी सेम होता है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है जुड़वा होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं, पहचाना जाते हैं, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान ये रखना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कह रहा हूँ कि, और यहाँ तो मनुष्य का पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, लैंगिक जनन हो रहा, है ना। तो लैंगिक जनन में भाग कौन ले रहा? स्पर्म और ओवम, है ना, अंडाणु एवं शुक्राणु। तो पहले भी मैंने बताया कि जो शुक्राणु है इसमें 22 प्लस वाई, 22 पेयर नहीं। देखो, जो क्रोमोसोम जो होता है उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक ऑटोसोमल दैहिक गुणसूत्र और दूसरा लैंगिक गुणसूत्र सेक्सुअल क्रोमोसोम, राइट, सेक्स क्रोमोसोम। तो स्पर्म में 50% ही आएगा, ध्यान रखना है। हमारे बॉडी में कितना है? 46 क्रोमोसोम, तो उसका 50% यानी 22 ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम हमारे में Y है या फिर X भी है, कोई एक आएगा, ऐसा पेयर बनेगा, ठीक है। और फीमेल में क्या होगा? 22 प्लस X ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लॉजिक क्या है कि अगर ये ऐसे फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, तो जो हमारा बना वो 22 पेयर प्लस XY, है ना, ये जाइगोट हुआ, लड़का पैदा हुआ। अब क्या होता है कभी कभी कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत फिर इसमें स्प्लिट हो जाता है, ये दो भाग में बट जाता है, राइट। यानी फिर ये दो भाग में बट गया, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो दो बच्चे वहाँ हो गए। इसका मैकेनिज्म क्या ध्यान में रखना है कि इन दोनों का जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। क्लोन का नाम सुना है? क्या होता है क्लोन? एक का प्रतिलिपि, राइट।
तो क्लोन का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये एक तरह से नेचुरली बने हुए क्लोन हैं एक दूसरे के, इनका जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो इनका सेक्स भी सेम होगा और इनके बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होगा, राइट। ये द्विजन्म जो है, देखो नेचुरली क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म की संख्या लाखों में होती है, ठीक है। तो जनरली एक ही स्पर्म अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, राइट। कभी कभी 2 फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उससे डाइजाइगोट का जन्म होता है, राइट। तो यहाँ जो 2 जुड़वा है ना, इसका जीनोटाइप सेम नहीं है, केवल 50% समानता है। जैसे हम लोग सहोदर भाई अगर पैदा होते हैं कि एक भाई पैदा हुआ 1 साल पहले और दूसरा भाई पैदा हुआ बाद में, तो दोनों के जीनोटाइप में 50% समानता है, राइट। यह 100% समानता है, राइट। यहाँ क्या है 50%, तो ये सिबलिंग जैसा है, सहोदर जैसा है, इसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो सहोदर जैसा है। जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म समझना है इतना ही, अगर आप इतना समझ गए तो आगे का प्रोसेस ऑफ ट्विन मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बच्चा तो माँ के गर्भ में पल रहा है, दोनों जन्म लिया, जुड़वा हुआ, मोनोजाइगोट का सेक्स भी सेम होगा, लेकिन जन्म के बाद इन्वायरमेंट का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ट्विन मेथड में हम लोग स्टडी करते हैं कि जो फीचर है, जो ट्रेट है, वो जेनेटिकल कितना प्रभावित हो रहा है और इन्वायरमेंटल कितना प्रभावित हो रहा है, राइट। अगर जेनेटिकल फैक्टर डोमिनेट करेगा तो जन्म के बाद बड़ा होने पर भी 100% सेम होंगे, और अगर इन्वायरमेंट का कुछ इम्पैक्ट होगा तो इनके सिमिलरिटी में कमी आएगी। इसका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किया है, तो केस स्टडी के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे, राइट। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इन जनरल हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। देखो हमारा एंथ्रोपोलॉजी का जो विषय वस्तु है ये थ्योरेटिकल उस टाइप का नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कैसे वो अप्लाई हो रहा है। उसी तरह से 9.2 में भी मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, राइट। 9.3 हमारा पॉपुलेशन जेनेटिक्स है ना, उसमें एक हार्डी विनबर्ग लॉ है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। जैसे मेंडल का लॉ अगर पढ़ोगे, जब आप जानोगे, तो मेंडल ने कहा कि डोमिनेंट जो एलील है और रिसेसिव एलील 3:1 अनुपात में रहेगा। यहाँ आके मेंडल ने छोड़ा था अपने लॉ में। हार्डी विनबर्ग जो है, 2 पर्सनालिटी का नाम है, G.S. हार्डी एंड W. विनबर्ग। इन लोगों ने ये रिसर्च करना शुरू किया कि भाई अगर मेंडल कह रहा है कि अगर 2-3 जनरेशन में हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डोमिनेंट एलील 3 और रिसेसिव 1 आ रहा, तो डोमिनेंट तो फिर पॉपुलेशन में डोमिनेंट कर जाएगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन मेंडल ने तो ऐसा कहा नहीं, तो फिर मेंडल ने क्यों नहीं ऐसा कहा, यहाँ से वो रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करके वो कह रहा है, एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि अगर कुछ कंडीशन हो पॉपुलेशन में तो एलील बढ़ेगी नहीं, वो इक्विवेलेंट रहेगी। पॉपुलेशन बड़ा होना चाहिए, मैटिंग रैंडम होना चाहिए। रैंडम मैटिंग का मतलब होता है कि कोई सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं हो, है ना, और प्रत्येक मैटिंग के बाद इक्वल मतलब ऑफस्प्रिंग पैदा होना चाहिए। किसी तरह का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन का वर्क नहीं होना चाहिए। तो पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो इक्विवेलेंट रहेगा, लेकिन ये होता नहीं है। ये हाइपोथेसिस दिया, उसने मैथमेटिकली प्रूफ किया उसको, है ना, P+Q²
इक्वल टू 2p² प्लस q² प्लस 2pq प्लस 1। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता नहीं है, तो जितना डिफरेंसेज होता है उससे इवोल्यूशन के रेट की गणना की जा सकती है। बात समझे? बाकी 9.3 में जो टॉपिक है जिसका डिस्कस हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन में जो म्यूटेशन या हाइब्रिडाइजेशन या जीन रिकॉम्बिनेशन, आइसोलेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक डिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, वो एज इट इज है। यहाँ पॉपुलेशन के लेवल पर पढ़ेंगे, वहाँ इवोल्यूशन के लेवल पर पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद फिर कंसंगेनियस एंड नॉन कंसंगेनियस मैटिंग और उसका जेनेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? देखो कि रक्त संबंधी कुछ नातेदार होते हैं ना, जिसमें भाई बहन मतलब चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह की अनुमति है ना, मुस्लिम लोगों में, कुछ अरब के कंट्री में, ठीक है, और साउथ में ममेरे फुफेरे, ठीक है। तो इसका जो जेनेटिक इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा घातक होगा, क्योंकि होमोजाइगस स्थिति क्रिएट होगा। और फिर एक जेनेटिक लोड का कॉन्सेप्ट वहाँ पढ़ना है। जेनेटिक लोड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई जनसंख्या में कोई ऐसी जीन है जो जीन हार्मफुल है, तो जनसंख्या के लिए जेनेटिक लोड का काम करेगा, यानी जनसंख्या की सर्वाइवलिटी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जैसे हमने कैंसर की बात की है ना, तो कैंसर अगर बढ़ जाती है तो ये क्या है? जेनेटिक लोड है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग देखेंगे। देखो 9.4 का जो टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वगैरह, उसमें पढ़ना है। ये टोटली सिमिलर है बायोलॉजी के जैसा। हाँ, इसमें मतलब कुछ आपको दाएं बाएं नहीं करना है। फिर एक रेस का टॉपिक है, उसके बाद रेस से रिलेटेड एक वेरिएशन है, पॉपुलेशन वेरिएशन का टॉपिक है। उसके बाद एक इपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है। तो इपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत सिंपल है और मतलब सोशल साइंस जैसा ही आपको फील होगी उसमें। इकोलॉजिकल में भी सोशल साइंस जैसा फील होगी। फिर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है, उसमें कुछ टॉपिक के में थोड़ा सा बायोलॉजी मतलब समझना है, अदरवाइज बाकी सोशल साइंस जैसा रहेगी। और लास्ट टॉपिक जो 12 नंबर है वो है एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, यानी जो भी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़े उसका एप्लीकेशन जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन में हम कैसे करेंगे। ये टॉपिक आपका लगभग फर्स्ट पेपर में तो यही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखेंगे।